तो हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें एक मेन इसका पर्पज़ ये है कि हम एक प्रॉब्लम को देखेंगे और बस उस प्रॉब्लम के हर एक डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए वो देखेंगे। तो इट इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमी। सो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखेंगे और वो भी रूरल इंडिया के रेस्पेक्ट में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, देखो, जो इकॉनमी है या किसी भी सोसाइटी के अंदर इकॉनमी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपका कैसा है या इकोनॉमिक की पिलर कितनी स्ट्रांग है या इकोनॉमिक डिपेंडेंसी या इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह की होती है, उससे किसी भी सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड पता चलता है, पर कैपिटा इनकम पता चलता है। यदि आप मैन्युफैक्चर बेस्ड इकॉनमी है या सर्विस बेस्ड इकॉनमी है या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है या टेक्नोलॉजी बेस्ड इकॉनमी है, ठीक, तो उससे पता चलेगा कि भाई आपकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है आपकी कंट्री के अंदर वो किस क्लास की है, किस तरह का जॉब आपके कंट्री के अंदर है। और उससे ये पता चलेगा कि भाई आपके यहाँ मतलब लोगों के पर कैपिटा इनकम कितना है, कितना है। और उससे पता चलेगा आपकी ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो यदि हम इस पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में रूरल इंडिया के अंदर की हम देखेंगे, रूरल इकोनॉमी के बारे में देखेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशंस होना चाहिए, ठीक। तो यदि आप देखोगे तो रूरल इंडिया में नहीं कुछ तो हमारा देश का लगभग 70% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, ठीक। और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के साथ साथ उनकी जो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी मतलब जिससे उनकी इनकम आय आती है, वो क्या है, एग्रीकल्चर है। मतलब 70% जनसंख्या हम गांव में रहते हैं, ठीक। और देश के, ठीक। और हमारे जो ग्रामीण इकॉनमी है वो कृषि बेस्ड इकॉनमी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, ठीक। मतलब 40 से 45% जो हमारा मतलब पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है, ठीक। और एग्रीकल्चर पे 45% के लगभग जनसंख्या पॉपुलेशंस डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर का यदि आप देखोगे अर्थव्यवस्था मतलब इकानमी में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो 14 to 15%, 15% के लगभग जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक। समझ गए। तो ये एक चैलेंज है, ठीक। बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये देखेंगे जो रूरल इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखेंगे और फिर उसके बाद उसकी सॉल्यूशंस के ऊपर देखेंगे जो क्या सॉल्यूशंस होना चाहिए और कैसे बेहतर हो सकता है रूरल इकोनॉमी, ठीक। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो जो सबसे पहले प्रॉब्लम है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर बेस्ड है ग्रामीण क्षेत्र। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद लैंड के बाद क्या हो गया, लैंड के बाद एग्रीकल्चर करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, खेत को तैयार करना पड़ता है। तो खेत को तैयार करने के लिए एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हुआ। या फिर उसके अलावा फिर आप उसके बाद आप चले आइए बीज पे चले आए, जो सीड्स डालते हैं खेत के अंदर। उसके बाद उस खेत में आप मतलब फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, फिर पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, फिर मतलब जैसे कीटनाशक बोलते हैं या खाद बोलते हैं। फिर उसके बाद उसमें क्या देते हैं, पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी देता है। फिर खेत में मतलब जो प्रोड्यूस होते हैं फिर उसको हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, मतलब कटाई होती है फिर। तो दिस इज द प्रोसेस एंड द साइकिल ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक। लेकिन जो हमारे देश की जो प्रॉब्लम है रूरल एग्रीकल्चर के अंदर, वो एक इस लेवल पे आप यदि देखोगे तो हमारे देश में लगभग 70 to 80% जो किसान है वो छोटे किसान है। मतलब जिसके पास ज़मीन की जो क्षेत्रफल होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए 1 से 2 हेक्टेयर के किसान की संख्या बहुत है। मतलब ज़मीन बहुत छोटा-छोटा टुकड़ा है, बहुत कम ज़मीन है। तो द कंसंट्रेशंस ऑफ वेल्थ मतलब जो ज़मीन की कंसंट्रेशन है, वो कुछ किसानों के पास में है। मतलब टॉप के 10 के परसेंट किसान हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन को कंट्रोल किए हुए हैं। बाकी जो किसान हैं, उसके पास ज़मीन है नहीं, ठीक। दूसरा चीज़, जैसे ही पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ-साथ क्या होता है, एक परिवार के अंदर पहले 5 बीघा ज़मीन था, वो कट-कट के 1 बीघा, 5 बच्चे हुए, तो फिर वो बँटता है, बँटने के बाद वो 1-1 बीघा आ गया है। तो रूरल एग्रीकल्चर में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई खेत की जो क्षेत्रफल है, खेत जो है, जो आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है, वो बहुत ही
छोटा है, बहुत छोटा है, तो वो एक समस्या है। क्योंकि देखिए, एक समस्या तो ये है, ठीक? क्योंकि बोलेंगे ये समस्या कैसे है? आप देखिए, मान लीजिए आपका खेत बहुत छोटा है, तो वहाँ पे यदि आप मैकेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, आपने गेहूँ उसमें लगाया, आप यदि वहाँ चाहेंगे कि मशीन से आप कटाई करेंगे, तो बड़ा वाला मशीन आपके खेत में नहीं आ सकता है। तो जो जो फार्म मैकेनाइजेशंस कहते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे, तो जो डेवलप कंट्री है या बड़ा बड़े देश है, जैसे अमेरिकन देख लो या ब्राज़ील देख लो, ये सब कंट्री में देखोगे तो 50 टू 60 70% के लगभग फार्म मैकेनाइजेशन हो गया है। फार्म मैकेनाइजेशन मतलब कितना ज़्यादा आप मशीन का यूज़ करते हैं खेती के लिए, वो होता है फार्म मैकेनाइजेशन। यदि मैकेनाइजेशंस आप लेके आते हैं एग्रीकल्चर में, तो उससे क्या होगा, आपका इनपुट कॉस्ट, जो खेत में आप लागत मूल्य जिसको बोलते हैं किसी भी प्रोड्यूस के लिए, वो कम होता है। तो वो मैकेनाइजेशन से होता है। लेकिन मैकेनाइजेशन वो डिपेंड करता है फार्म के सेक्टर पे, फील्ड कितना बड़ा है, कृषि एग्रीकल्चर फील्ड कितना बड़ा है उसमें। तो हमारे देश में ये छोटे किसानों की संख्या बहुत है। अब यदि अब इस छोटे किसानों के जड़ में हम जब पहुंचेंगे, जब भाई ये छोटे किसान की समस्या क्यों है, तो इसके जड़ में आप देखोगे तो इतिहास में हम लोगों को जाना पड़ेगा। इतिहास में आप जा सकते हैं, तो फिर देखेंगे ब्रिटिश टाइम में जो उसका बंदोबस्त जिसको बोलते हैं, जो उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो जमींदारी हो गया, रियतवारी हो गया, महलवारी हो गया, ये तीनों सिस्टम था, तो वो ओवरऑल उसी से क्या हो गया, जो जमींदार क्लास थे, जो सोसाइटी के फ्यूडल क्लास थे, तो वो मजबूत होते चले गए। और जो जनरल किसान जो था, जो जो रियल प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर, रियल प्रोड्यूसर ऑफ फार्म फार्म का रियल प्रोड्यूसर जो था, जो रियलिटी में खेती करता था, उसकी स्थिति दयनीय होती चली गई। क्योंकि जो ब्रिटिशर था वो क्या करता था, जमींदार को अपने पाले में रखता था, ठीक, उसको कमीशन देता था, और जमींदार को उसको मालिक बना रखा था ज़मीन का, ठीक। तो ये सिस्टम चलता है। देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जो जमींदारी उन्मूलन कानून, मतलब लैंड लैंड वेस्टिंग एक्ट जो है, ठीक, जमींदारी उन्मूलन कानून, वो प्रॉपरली वर्क नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं किया। कुछ कुछ राज्यों में आप जब देखोगे, केरला के अंदर या फिर बंगाल में देखोगे, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार आने की वजह से वहाँ पे बहुत हद तक कहते हैं कि लागू हुआ है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप देखोगे तो नहीं, ये नहीं लागू हुआ, ठीक। तो जमींदारी का कानून, और उससे जो फार्म सेक्टर जो आपका छोटा होता चला गया, वो ठीक है। अब देखिए, जो अब हम, एक तो ये जो मेन कारण है वो, दूसरा कारण यदि देखोगे एग्रीकल्चर में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, तो एक चीज़ ये है कि हम जो किसान हैं वो एक ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग मतलब क्या, जैसे कि हो गया जो मान लीजिए कस्टमरी तरह करते हैं, जैसे कि अब दादे परदादे के टाइम से ही जैसा चला आ रहा है, गेहूँ चावल, गेहूँ चावल, गेहूँ चावल, इस तरह से प्रोडक्शन करते चले आ रहे हैं। उन्हें इस बात की ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई इनको पता है जो भाई कौन सा प्रोड्यूस हम खेत में लगाएंगे तो जिससे हमारी इनकम जनरेट होगा, ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक, ये चीज़ नहीं है। समझ गए? दूसरा चीज़ ये है कि आप यदि एक ही प्रोड्यूस को बार बार खेत में लगाते हैं, तो जो सॉइल की क्वालिटी है वो ख़त्म होती है, धीरे धीरे खेत आपका बंजर होता चला जाता है। तो आपको लैंड की क्वालिटी और लैंड के हेल्थ का कुछ पता नहीं होता है। यदि देखोगे तो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में एक सॉइल हेल्थ कार्ड लेके सिस्टम लेके आया, एक प्रोग्राम लेके, जिससे आपको पता चलेगा कि सॉइल का हेल्थ क्या है। तो एक ये प्रॉब्लम है, समझ गए, जिसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लैंड, लैंड सही नहीं, जिससे लैंड की प्रोडक्शन ख़त्म हो रही है। दूसरा चीज़ देखोगे कि लैंड में जो आप ये मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो किसान मतलब एक जो फर्टिलाइज़र है या पेस्टिसाइड है, इसको रैशनल यूज नहीं करता है। रैशनल मतलब क्या, जितनी उसकी ज़रूरत होनी चाहिए उस तरह से उसको यूज नहीं करते हैं। तो खेत के अंदर जो मिट्टी होता है, उस मिट्टी के अंदर बहुत सारे बायो बैक्टीरिया होते हैं, बहुत बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। जिस बायोलॉजिकल एजेंट का काम क्या होता है, जो खेत के अंदर ह्यूमस बढ़ाना, जिससे खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन जब हम इरेशनल तरीके से खेत में यदि फर्टिलाइज़र और फिर ये कहते हैं आप पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे, तो जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो खेत की मिट्टी के लिए एसेंशियल होना चाहिए, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी,
उसकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और खेत की क्वालिटी ख़त्म होता चला जाएगा। जो उसमें केमिकल, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है मिट्टी के हेल्थ के लिए, हम मिट्टी के लेवल पे बात करते हैं। मिट्टी के लेवल पे यदि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे फिर देखेंगे मिट्टी के लेवल पे देखते हैं, बात करते हैं, तो वो सही नहीं होगा। तो सॉइल को कंजर्वेशन, सॉइल का हेल्थ, सॉइल का प्रोटेक्शन, ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक। दूसरा चीज़, पहले हम ये देख रहे थे कि जो भाई जो बड़े पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से खेतों का टुकड़ों में बटा जा रहा है। तो जो पहले 5 बीघे का खेत होता था वो 5 भाई में 1-1 बीघा का हो गया, तो वहाँ पे फार्म मैकेनाइजेशन नहीं होगा। फार्म मैकेनाइजेशन के साथ साथ आप यही देखोगे, यदि एक 5 बीघे के खेत को 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो बहुत सारा खेत उस बंटवारे में मेड़ बनाने में चला जाता है, तो वो लैंड का क्या हो गया, अपव्यय हो गया, मिसयूज हो गया, इफिशियंसी नहीं आई खेती में। फिर इफिशियंसी नहीं आई, फिर उससे क्या होगा, काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट फैमिली में होता रहता है ज़मीन को लेके। ठीक। तो इसकी जगह पे यदि हम इस ज़मीन के लेवल पे यदि इसको सॉल्यूशन के पे देखेंगे, तो एक चकबंदी और हदबंदी, दो एक्ट। चकबंदी में क्या आता है कि देखो भाई, छोटे छोटे खेत है, 1 एकड़ का है, ½ एकड़ का है, 2 एकड़ का है, इस खेत खेत है। इस सब को, मान लीजिए कि आपके गांव में 5 किसान हैं, एक ही जगह पे हैं, उनका खेत है, आप 5 पार्ट में बटे हुए हैं। उस सब को, खेत को मिला के आप एक खेत बड़ा बना सकते हैं, 10 एकड़ का खेत बना सकते हैं। ठीक। और उसमें क्या होगा ना, आप एक सोसाइटी की तरह बना लीजिए। आप उस सोसाइटी बना लेने के बाद भाई डिसाइड कर लेंगे सारा, जो भाई कौन की मतलब एक कलेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट हो सकता है। चकबंदी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक कलेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट बना सकते हैं। उसमें आप क्या लगाओगे, उस 10 एकड़ के खेत में कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाओगे जिससे क्या होगा कि जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो। ठीक। तो ये सब, तो ये उसमें थोड़ा सा आप इनोवेशन लेके आओगे। ठीक। तो उससे क्या होगा, ये छोटे खेत की जो समस्या होती है वो खत्म होती चली जाएगी, जो पॉपुलेशन बढ़ने से होता है। तो चकबंदी हम कर सकते हैं। हदबंदी क्या होता है, जैसे कि हदबंदी में होता है कि भाई एक किसान के पास हम एक लिमिटेशन कर देते हैं कि जो भाई एक पर्सन के पास में मतलब इतना ही एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जो ज़मीन होगा वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। ठीक। तो उस हदबंदी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस ज़मीन को जो लैंडलेस फैमिली है उसमें उसको दे सकते हैं। तो लैंडलेस फैमिली को देंगे तो वो कम से कम उसमें प्रोडक्शन यूनिट को, तो कम से कम वो अपना वहाँ से खेती बाड़ी करेगा तो उससे उसकी स्थिति सुधरेगी। तो हम इस लेवल पर ये सब काम किए, चकबंदी हदबंदी ये किए, तो छोटे किसान का ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखे। ठीक। लेकिन छोटे किसान का प्रॉब्लम हम ये केवल देखनी है जो फार्म सेक्टर, इस पे हम देखे हैं। लेकिन जब आगे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या सब होता है। तो जो आपका हाँ, सॉइल को हम देख रहे थे, सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन की ज़रूरत है, सॉइल को संरक्षण की ज़रूरत है, सॉइल को हेल्थ की जानकारी होनी चाहिए, सॉइल का हेल्थ किस तरह से है। टाइम टाइम पे सॉइल के अंदर हम ह्यूमस को बढ़ाने के तकनीकी के बारे में बात कर सकते हैं, जो आपके सॉइल के अंदर, जैसे कि मान लीजिए आपने एक फसल कटने के बाद उसमें कोई ऐसा फसल लगा दिए जिसको, और जैसे कि दलहन वाला फसल लगा दिए और उसमें हम हाँ, उसमें हम पानी डाल दिया और उसको फिर जुताई करके छोड़ दिए, तो उससे क्या हो गया, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ उसमें और उस खेत की ताकत आ गई। फिर नेक्स्ट फसल आप लगाओगे तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो जो रूरल इकोनॉमी के लेवल पे हम अभी बात कर रहे हैं, तो छोटे किसान हैं, देखिए ये है। तो हम सॉइल का संरक्षण करना ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं, सॉइल के बाद आते हैं जो सीड्स है, खेत के अंदर सीड्स। तो सीड्स सीड के लिए हम ये देख सकते हैं कि भाई जो आपका देसी सीड्स है, ठीक, वो तो बहुत हद तक ख़त्म हो रहा है। पहले के ज़माने में इस देखा जाता था कि मतलब चावल ही है तो चावल के 100 वैरायटी होते थे, सब सारे से सारे वैरायटी होते थे, वो आपका देसी होता था। लेकिन क्या हुआ कि आने वाले टाइम में फूड सिक्योरिटी का इशू क्रिएट हो गया, देश की जनसंख्या बढ़ी, सभी को खाना देना ज़रूरी था।
तब उस खाने देने के लिए भाई प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो अच्छे क्वालिटी की सीड चाहिए, तो फिर वहाँ पे हाइब्रिड सीड हम लेके आए और हाइब्रिड सीड हम लगाते चले गए, क्योंकि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी के लिए। दूसरा चीज़, यहाँ पे एमएसपी, गवर्नमेंट ने एमएसपी दे दिया, तो एमएसपी दे दिया तो मतलब किसान को एक गारंटी मिल गया। तो अब किसान ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। मान लीजिए धान पे आपको एमएसपी दे रखा है, गेहूँ पे एमएसपी दे रखा है, तो आप धान गेहूँ को का ही प्रोडक्शन करेंगे, तो जो आपका और वैसा बीज लगाएंगे जिसमें कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि एमएसपी आपको मिल रहा है वहाँ पे। तो सीड्स के लेवल पे वो चीज़ थोड़ा सा देसी जो है ख़त्म हुआ। दूसरा, सीड्स में हम जेनेटिक की तरफ भी मूव कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे मूव कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि फसल के अंदर ही उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट को वो लगा दिया जाएगा, और उस न्यूट्रिएंट से क्या होगा, फसल में पहले से ही इनबिल्ट होगा न्यूट्रिएंट, तो उससे वो जो लोग खाएंगे तो उनकी जो विटामिन की डिफिशियंसी है, आयरन की डिफिशियंसी है, ये सब चीज़ उस सीड्स में पहले ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम इनबिल्ट कर दिए हैं, और फिर उससे प्रोडक्शन होता है तो फिर करते हैं। तो हाइब्रिड सीड की तरफ हम जा रहे हैं। फिर सीड्स में आप यदि देखोगे तो एक होता है एवरग्रीन, एक होता है मतलब सीड्स की एक, जैसे जेनेटिक वाला सीड्स जो होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, तो उस सीड्स की कीमत ज़्यादा होती है। तो वो सीड्स जो है, वो जो बीज जो होते हैं, वो आम किसान या छोटे किसान जिसके पास उतनी ताकत नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले सीड्स नहीं लगा पाते हैं। ठीक। दूसरा चीज़, जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ एक बार प्रॉब्लम ये है कि भाई वो सीड्स 1 साल 2 साल के बाद वो काम बंद, मान लीजिए आपने अभी लगाया, फसल हुआ, और फिर वो चाहेंगे सीड्स को रख के हम नेक्स्ट ईयर उसको लगाए, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके रिसर्च डेवलपमेंट करके वो अपना काम करता है, नया नया सीड्स लेके आता है, तो फिर वो उसके साथ ये सब तरह का काम करता है, जिसमें कि उसका मार्केट बना रहे। भाई 2 3 बार आप नहीं उसको लगा सकते हैं, एक बार काम किया उसका नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट में नहीं करेगा काम। तो ये एक मार्केटिंग है, ये एक कॉर्पोरेट का अपना खेल है, वो अलग चीज़ है। समझ गए? तो गवर्नमेंट भी इस डायरेक्शन में, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ICRA है, वो भी काम करता है जो उसे हाइब्रिड सीड की तरफ या सीड्स में क्वालिटी लेके आए, और ऐसा सीड्स हो जो हर एक किसान के मतलब उसके उसके खरीद में, उसके बाइंग कैपेसिटी के अंदर वो अवेलेबल हो जाए। तो अभी ये सब हो रहा है। हम देखेंगे रूरल इकोनॉमी और ये एग्रीकल्चर पे भी बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में हम कभी देखेंगे और इसको आगे बढ़ा के देखेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।